नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अहम सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि संबंधित राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान बनाए। खासतौर पर उद्योग, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन से पैदा होने वाले प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने सरकार से ठोस उपाय मांगे थे और साथ ही पराली जलाने पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाने पर भी विचार करने को कहा था। यूपी के पूर्वांचल को प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर में हुए कार्यक्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद हुआ एक्सप्रेसवे पर बनी 3 किलोमीटर से लंबी हवाई पट्टी पर शानदार एयर शो, जिसके प्रधानमंत्री खुद गवाह बने। इस हवाई पट्टी पर प्रधानमंत्री के सामने AN-32, मिराज 2000 और जैगुआर जैसे विमानों ने लैंडिंग की, जिसे देखकर पीएम और सीएम दोनों ने तालियां बजाईं। इन तीनों विमानों ने हवा में ऐसे शानदार करतब दिखाए कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लें। सुखोई 30 ने भी आसमान में अपना जलवा बिखेरा। कभी वो हवा में कलाबाजियां खाता तो कभी 3 विमान एक साथ तिरंगे के 3 रंगों को उड़ाते। इसके अलावा मालवाहक विमान AN-32 ने भी वहां ये दिखाया कि वो कैसे काम करता है और कैसे सामान और वायुसेना के जवानों को लाता और ले जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी ये हवाई पट्टी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए है, जिस पर वायुसेना के विमानों की लैंडिंग करवाई जा सकती है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर यूपी और बिहार की सीमा तक जाएगा। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के लोगों को यह खास तोहफा दिया और इसके उद्घाटन के लिए हर्क्यूलिस विमान से पहुंचे। विमान से उतरने के बाद पीएम मंच पर गए, जहां उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य की योगी सरकार की तारीफ तो की ही, अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर काम नहीं किया। तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री ने खुद इसका शिलान्यास किया था और निर्माण पूरा होने के बाद उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में 22,000 करोड़ से ज्यादा लागत आई। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है, जो 6 लेन चौड़ा है और आने वाले समय में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 9 शहरों को जोड़ेगा। इसकी वजह से लखनऊ और बाराबंकी समेत अमेठी, अयोध्या और आजमगढ़ जैसे जिलों में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिल्ली के पटेल नगर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां बीच सड़क पर एक लड़की एक कैब ड्राइवर पर जमकर थप्पड़ बरसाती हुई नजर आई। आरोप है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से स्कूटर से जा रही लड़की को जगह नहीं मिल पाई, जिससे उसे सामने खड़ी कैब के ड्राइवर पर गुस्सा आ गया। इसके बाद लड़की की कैब ड्राइवर से बहसबाजी हुई और फिर उसने गुस्से में ड्राइवर पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे लड़की का गुस्सा और बढ़ गया और उसने वहां मौजूद लोगों से भी बहसबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है, जिस पर पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पिछले 2.5 महीने से धरने पर बैठे कई किसानों ने अब अथॉरिटी दफ्तर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों की मांग है कि नोएडा अथॉरिटी ने जिन किसानों की जमीन ली उन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए। लेकिन जब उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले इन लोगों ने सेक्टर 5 से जुलूस निकाला। बताया गया कि वहां पिछले 2.5 महीने से ये लोग धरने पर बैठे थे। ये प्रदर्शनकारी अथॉरिटी दफ्तर तक न पहुंचे, इसके लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की गई, लेकिन नाराज किसानों ने किसी की भी परवाह नहीं की और बैरिकेड गिराते हुए दफ्तर के परिसर में घुस गए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग दफ्तर की घेराबंदी कर वहीं जम गए और मांगे माने जाने तक अथॉरिटी के कामकाज को ठप करने का ऐलान कर दिया। 2.5 महीना हो गया है और हमारी मांग पर नोएडा प्राधिकरण कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब हमने निर्णय किया है, प्राधिकरण का काम अब आगे नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने वहां के कर्मचारियों से दफ्तर न आने की अपील की। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10 बजे संसद और राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिमला में शुरू हो रहे इस
3 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति भी मौजूद रहेंगे। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 1921 में शिमला में ही आयोजित किया गया था। पंजाब के चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने गुरु पर्व से 2 दिन पहले सिख श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया और करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। करतारपुर कॉरिडोर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहब को पंजाब के गुरदासपुर वाले डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ता है। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग तमाम दलों के साथ ही बीजेपी ने भी की थी। और जैसे ही केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी बाहर आई, चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई। खुशियां बांटने के लिए बीजेपी के नेता एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे और बीजेपी के दफ्तर के बाहर ढोल बज उठे। सरकार के फैसले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए दी, जिसके बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक प्रधानमंत्री को बधाई देने का तांता लग गया। बताया गया कि यात्रा के लिए एक दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, जो हमें सूचना है, और 18 तारीख को पहला जत्था जाएगा। हालांकि कांग्रेस के कई नेता केंद्र सरकार के इस फैसले का श्रेय नवजोत सिंह सिद्धू को देने लगे, लेकिन खुद सिद्धू ने इसे राजनीति से अलग बताया। शलाघा करता सरकार दी जिन्हां ने खोलिया कुछ चीज़ां पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते हुंदियां। यही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी इस फैसले पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। लेकिन कोरोना संकट में बंद करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोले जाने के बाद पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ शर्तें तय कर दी, जिनके मुताबिक वहां लागू कोरोना नियम करतारपुर में भी मान्य होंगे। यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जरूरी होगा। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। यही नहीं, गुरुद्वारा परिसर में सैनिटाइज करने के लिए टनल भी लगाई गई है, जिससे गुजरकर लोग अंदर जा सकेंगे। हालांकि गुरुद्वारे में आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी श्रद्धालु में लक्षण दिखने पर उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने लोगों से अब सार्वजनिक गाड़ियों के इस्तेमाल का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी निजी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक गाड़ियों में सफर करें, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक प्लान भी तैयार किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में सरकार बसों की संख्या बढ़ाएगी और उसमें 1 महीने के लिए लगभग 1000 निजी बसों को किराए पर लिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के लोगों से निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर जाने का अनुरोध किया जाता है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार 1 महीने की अवधि के लिए लगभग 1000 निजी बसों को किराए पर लेने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में करोड़ों के गांजे के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में ड्रग्स के नक्सल कनेक्शन की बात सामने आई। खबर है कि ड्रग्स की सप्लाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नक्सल प्रभावित इलाकों से हो रही थी, जिसके लिए इन दोनों राज्यों के जंगलों से ड्रग्स की खेप को ट्रकों के जरिए दूसरी जगहों पर भेजा जाता था। खास बात यह कि ड्रग्स को पहुंचाने के आखिरी पड़ाव तक रास्ते में 2 बार ट्रकों के ड्राइवर बदले जाते थे। यानी एक ड्राइवर जंगल पार कराता था तो दूसरा ड्राइवर उसे मंजिल तक पहुंचाता था। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर बीच में ट्रक पकड़ा भी जाए तो ड्रग्स की सप्लाई करने वालों का पता किसी को न चल सके। जाकिर नायक की संस्था पर लगा बैन बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने जाकिर नायक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगा बैन 5 साल के लिए बढ़ा दिया। जाकिर पर विवादास्पद भाषण देने के आरोप हैं, जिनसे प्रेरित होकर 2016 में बांग्लादेश में कुछ लोगों पर धमाके करने का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में अब एक और विवाद की एंट्री हो गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने गोरखपुर के एक कार्यक्रम में बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। आदित्यनाथ जी के सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमको ऐसे ही सरकार चाहिए, मियाओं का सरकार नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तेजस्वी सूर्या के बयान को असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। भाजपा कोई काम करने वाली पार्टी नहीं है, वो बात करने वाली पार्टी है, इसलिए अब वो जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहला T20 मैच खेला जाएगा। विराट कोहली के कप्तानी पद से हटने के बाद ये पहली सीरीज होगी जब रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे। इस सीरीज के लिए विराट कोहली को बतौर बल्लेबाज भी आराम दिया गया है।
अपने उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने वहां कई लोगों के साथ बात भी की। लगभग 521 नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं और धामी जी धरती पर उसको लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई एक शादी सुर्खियों में आ गई, क्योंकि वहां खाने के अलावा कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए भी एक स्टॉल लगाया गया। इस दौरान शादी समारोह में शामिल मेहमानों में 50 से ज्यादा लोगों ने यह टीका लगवाया। और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आजादी के बाद अब महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे और इस तरह तुम्हें आजादी मिल जाएगी। आगे कंगना ने लिखा, इस तरह आजादी नहीं मिलती, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक को बुद्धिमानी से चुने। कंगना के बयान पर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए कंगना उलझुल बयान देने का आरोप लगाया। अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में हुए 2 धमाकों में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। इनमें एक धमाका तो उस होटल के करीब हुआ जहां भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को ठहराया गया था, जबकि दूसरा वहां की संसद के पास हुआ, जिसके बाद वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर के बाहर खड़ी गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आईं। धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जल्द ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि दूसरा धमाका उस होटल के करीब हुआ जहां भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ठहरे थे। धमाके के बाद पैरा बैडमिंटन इंडिया ने भी एक वीडियो पोस्ट किया और सभी खिलाड़ियों के पूरी तरह सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। हालांकि इस वीडियो में होटल के बाहर धुएं और धूल का गुबार उठता नजर आया। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार 2 आत्मघाती हमलावरों ने इन धमाकों को अंजाम दिया। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और धमाके की जाँच शुरू कर दी गई। और इन धमाकों के बाद वहां से कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें उस होटल की हैं जहां भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को ठहराया गया था। तभी होटल के बाहर एक तेज धमाका हुआ जिससे चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। बहुत बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में ही टीचरों के तबादले में रिश्वत के लेन देन का भेद खुल गया, और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, लेकिन इसी दौरान अशोक गहलोत ने उन लोगों से सवाल पूछा कि क्या ट्रांसफर या पोस्टिंग में पैसा भी मांगे जाते हैं। ये सुनना था कि मंच के सामने से टीचरों ने हाँ में जवाब दिया। मतलब टीचरों के ट्रांसफर या पोस्टिंग में घूसखोरी का गंभीर आरोप लगा, और वो भी तब जब वहां मुख्यमंत्री के साथ उनके करीबी और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। यानी शिक्षा मंत्री के सामने ही पोल खुल गई। हालांकि गहलोत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आने वाले दिनों में तबादले के लिए एक नीति तैयार करने का भरोसा दिया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया, बीजेपी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर दी। डोटासरा पर पहले भी तबादलों को लेकर आरोप लग चुके हैं। कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम है, कहीं देने पड़ते हैं क्या हमारे। हालांकि इस मामले में शिक्षा मंत्री सफाई दे रहे हैं, लेकिन जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में ही टीचरों के तबादले में रिश्वत के लेन देन का भेद खुल गया, और वो भी मुख्यमंत्री के सामने। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, लेकिन इसी दौरान अशोक गहलोत ने उन लोगों से सवाल पूछा कि क्या ट्रांसफर या पोस्टिंग में पैसे की मांग की जाती है। ये सुनना था कि मंच के सामने से टीचरों ने हाँ में जवाब दिया। मतलब टीचरों के ट्रांसफर या फिर पोस्टिंग में घूसखोरी का गंभीर आरोप लगा, और वो भी तब जब वहां मुख्यमंत्री के साथ उनके करीबी और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। यानी शिक्षा मंत्री के सामने ही पोल खुल गई। हालांकि गहलोत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आने वाले दिनों में तबादले के लिए एक नीति तैयार करने का भरोसा दिया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया, बीजेपी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने की मांग कर दी। गोविंद सिंह डोटासरा पर पहले भी तबादलों को लेकर आरोप लग चुके हैं। और जयपुर में भी शिक्षक सम्मान समारोह में एक बार फिर गंभीर इल्जाम लगा, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने। इसका पता तब चला जब अच्छा काम करने वाले टीचरों को सम्मानित करने के बाद सीएम ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल किए, जिसके बाद अशोक गहलोत के सामने ही टीचरों के तबादले में पैसों के खेल की कलई खुल गई। मुख्यमंत्री के पूछने पर वहां मौजूद कई टीचरों ने अपनी परेशानी खुलकर बता दी। कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम है, कहीं देने पड़ते हैं क्या
इस खबर के सामने आते ही बीजेपी राज्य के शिक्षा मंत्री पर हमलावर हो गई। सारे शिक्षकों ने स्वीकार किया कि पैसे देकर हम स्थानांतरण कराते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर ये कहेंगे कि आपको पद छोड़ देना चाहिए? हंगामा बढ़ता देख शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सामने आकर इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। हम लोग जल्दी से जल्दी टीचर्स की एजुकेशन ट्रांसफर की पॉलिसी लाएंगे, जिससे उनके साथ किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति चीटिंग नहीं कर सके। शिक्षा मंत्री डोटासरा रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के साथ पोस्टिंग और तबादलों को लेकर पहले भी आरोपों में गिर चुके हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में धान खरीद केंद्र का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। बंडी संजय कुमार के कार्यक्रम की जानकारी टीआरएस कार्यकर्ताओं को मिली तो काले झंडे लेकर वो बीजेपी नेता का विरोध करने पहुंच गए और दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। धीरे धीरे माहौल गरमाने लगा तो टीआरएस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। इस बीच माहौल बिगड़ता चला गया और कुछ ही देर में दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में दोनों तरफ के कुछ लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। माहौल जब बेकाबू होने लगा और हिंसा शुरू हो गई तो पुलिस सख्ती पर उतर आई और उत्पात पर उतारू कई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए उसे बल प्रयोग करना पड़ा। धान बिक्री केंद्र पहुंचे बीजेपी के नेता बंडी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सभी किसानों से धान खरीदने के वादे से मुकर गई और किसानों को गुमराह करने के लिए इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया, जो गलत है। चूंकि तेलंगाना में एमएलसी चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए बिना इजाजत धान बिक्री केंद्र पर पहुंचने पर पुलिस ने बंडी संजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि हंगामा करने के आरोप में टीआरएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जयपुर में शिक्षक सम्मान समारोह में टीचरों के तबादले में रिश्वत के लेन देन का मामला सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार को घेर लिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री गहलोत से भी इस्तीफा मांग लिया और पूरे मामले की जांच की मांग की। राजस्थान का बंटाधार जो हो रहा है वो खुलेआम हो रहा है। लूट, डकैती, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दलितों के ऊपर अत्याचार, उस पर हम नंबर 1 हो रखे हैं। और आज देखिए सरेआम पूछा जा रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं क्या ट्रांसफ़र के लिए, और सब लोग बोल रहे हैं हाँ, और मुख्यमंत्री साहब और एजुकेशन मिनिस्टर उसी मंच पे बैठे और देख रहे हैं और शायद ये कहेंगे कि FIR कर ली। नहीं, अब गवर्नेंस कहाँ है राजस्थान में? देश में भूख से हो रही मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र को सभी राज्यों के साथ मिलकर 3 हफ्तों में एक्शन प्लान बनाने को कहा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सामुदायिक रसोई को लेकर सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजना बनाने का सुझाव दिया। साथ ही ऐसी रसोई बनाने को कहा जिसके जरिए गरीबों को सस्ता या मुफ्त में खाना दिया जाए। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगर केंद्र सरकार योजना नहीं बनाती है तो इस पर वो आदेश देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठाए और केंद्र से कहा कि वो राज्य सरकारों से पूछे कि कैसे इस स्कीम को लागू किया जा सकता है और इसे लागू करने में कितना समय लगेगा। टीम इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज में केन विलियमसन नहीं खेलेंगे। न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कप्तान केन विलियमसन को आराम दे दिया। वो भारत के साथ होने वाली T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह टिम साउदी न्यूजीलैंड की कप्तानी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी के चित्रकूट में दोपहर में महिलाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगी। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को लड़की हूं लड़ सकती हूं संवाद नाम दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों यही नारा दिया था। दिल्ली की हवा में जहर घुलने के साथ ही एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियों की वजह से अस्पताल पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई। सांस में प्रॉब्लम, आंखों में जिचिंग वगैरह होती है, इसलिए बुलाए बच्चों। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP के साथ ही बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में भी प्रदूषण की वजह से बीमार होने वालों की संख्या में अचानक उछाल आ गया। ऐसे में डॉक्टरों ने माता पिता से बच्चों के लिए खास सावधानियां बरतने की अपील की। माता पिताओं को भी बोलना है कि वो इस समय बच्चों का बहुत विशेष ध्यान रखें, बच्चों को बहुत ज्यादा पोल्यूशन में ना निकालें। यूपी के कानपुर में हिरासत से लौटे एक लड़के की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिरासत में उस लड़के के साथ हुई मारपीट के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। बताया गया कि 3 दिन पहले कुछ पुलिस वाले उस लड़के को चोरी के इल्जाम में पूछताछ के लिए घर से पकड़ कर ले गए थे। ना मारा है सर,
कुछ कहने को नहीं, आप खुद ही देख लीजिए और मानने के बाद कहते हैं कि इसको ले जाइए। मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस के बड़े अधिकारी ने पीड़ित परिवार को जांच का भरोसा दिया। आरोप के आधार पर और तहरीर भी हम मांग रहे हैं, तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखवाएंगे और जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको मैं बता दूंगा। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने मणिशंकर अय्यर के मुगलों पर दिए बयान का समर्थन किया और सवाल पूछा कि इसमें बुराई क्या है। सुप्रिया सुनेत ने मुगलों के शासन को अच्छा बताते हुए कहा कि मुगलों के शासन में देश की जीडीपी बेहतर रही थी। जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। उसमें क्या खराबी है? मुगल होना खराब है क्या? मैं पूछती हूँ आपसे, मुगल होना खराब नहीं है। जो अतिक्रमण हुआ, जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करी, जिन्होंने लूटा खसोटा, उनके बारे में इतिहास भी उनको गौरवान्वित नहीं करता है। तो ये जो एक ब्रश से पेंट कर देना हो जाता है कि मुगल सब खराब थे, बिल्कुल नहीं थे, सब मुगल खराब नहीं थे। ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी जीडीपी दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम ने सड़कों के किनारे लगने वाले नॉनवेज यानी मांसाहारी खाने के ठेलों को हटाने का काम शुरू कर दिया। नगर निगम ने कुछ दिन पहले सड़कों के साथ ही स्कूल, कॉलेज सहित धार्मिक स्थानों के 100 मीटर के दायरे से ऐसे ठेलों को हटाने का फरमान जारी किया था। और अपने ऐलान के मुताबिक निगम के लोग सड़कों पर अवैध कब्जा करने वाले इन ठेलों को हटाने के लिए सुबह से ही निकल पड़े। कुछ ही देर में नॉनवेज खाने का सामान बेचने वाले कई ठेले सड़कों से उठा लिए गए। निगम की कार्रवाई का असर जिन ठेले वालों पर पड़ा, उन्हें जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। नगर निगम की ओर से ये जब फैसला लिया गया तो उसका विरोध करने के लिए जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो अपना घर का गुजारा करते हैं ठेला चलाकर, वो आज विरोध करने यहाँ पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कारोबार चलाने के लिए निगम और सरकार से वैकल्पिक जगह देने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी। मौका मिला तो कांग्रेस ने भी उनके शासन में बनाई गई नीति को लागू करने की मांग कर डाली। गरीब लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो कांग्रेस के शासन में आज तक क्यों नगर निगम लगा नहीं रही है? कांग्रेस ने निगम के फैसले को राज्य के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की साजिश करार दिया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बांस के बाजार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ दिखा। देखते ही देखते पूरे बाजार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। दमकल की 10 गाड़ियों को काफी देर की मशक्कत के बाद आग को काबू में पा लिया गया। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़कने की आशंका जताई है। जो बैम्बू का गोडाउन है कल्याणपुरी, शायद ये कौन सा 18 है, उसमें तो इनिशियल टर्नआउट पे उसमें ही 4-5 गाड़ियां भेज दी थी। फिर उसके बाद बराबर कॉल आ रही थी तो एक गाड़ी और एक्स्ट्रा भेजी। उसके बाद लेकिन आग फैलने का मेन कारण रहा कि ये जो बिजली की जो ऊपर सप्लाई थी उसको कटने में टाइम लगा। फिर जैसे ही वो कटी है उसके बाद 2 गाड़ियां और आ गई है। टोटल 8 गाड़ियां मौके पे काम कर रही हैं। आग अब बुझ गई है, कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है और अभी तक किसी के कैजुअलिटी का कोई वो है नहीं, फिर भी सर्च कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे आग थी, लेकिन भगवान का वो रहा कि शुक्र रहा कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई ज़्यादा बड़े एरिया में आग नहीं फैल पाई, क्योंकि आसपास सारी हमारी पूरा क्लस्टर था। लेकिन मौके पे हमारी फायर की टीम ने आके जो मोर्चा संभाला है और पूरी तरह से जो रेस्क्यू करने का काम किया है। कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी प्रकार किसी को कोई चोट नहीं आई और उन लोगों ने इस पे काबू पा लिया और अब अभी लगता है कि अब आग पे काबू पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बाजार में सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी। आरोप है कि नशे में धुत ये बदमाश कारोबारियों को अवैध वसूली के लिए धमकाने पहुंचे थे, लेकिन बाजार में पहुंचकर उन्होंने हवा में गोली चला दी। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार वो 3 बदमाश बाजार में पहुंचते दिखे। मोटरसाइकिल चला रहे बदमाश ने गहनों की दुकान के आगे गाड़ी रोक दी और जेब से पिस्तौल निकालकर उसमें गोली भरने लगा। पिस्तौल लोड करने के बाद उसने हवा में फायर कर दिया। इस दौरान पीछे बैठे उसके साथी कारोबारियों को धमकाते नजर आए। गोली चलाने के बाद उसने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से पीछे बैठे उसके दोनों साथी सड़क पर ही गिर पड़े। लेकिन जल्द ही वो उठ खड़े हुए और पिस्तौल में गोली भरकर दोबारा फायर करने की कोशिश करने लगे। काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो वहां से भाग निकले। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को दबोच लिया। उनकी मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। बहुत बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट से जुड़ी हुई। क्रिकेट को ओलंपिक्स खेलों में शामिल किया जा सकता है। दशकों से कोशिशें चल रही हैं कि क्रिकेट को भी ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए, लेकिन अब जाकर आईसीसी की ये कोशिश कामयाब होने के आसार बनते हुए दिखने लगे हैं। आईसीसी ने ऐलान किया है कि अपने नए कैलेंडर का मतलब
2024 से 2031 तक आईसीसी के टूर्नामेंट कौन से देशों में होंगे, इसका फैसला किया गया है। इनमें एक नाम है अमेरिका का, जहां अब तक आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है। पहली बार अमेरिका में 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अमेरिका के ही लॉस एंजलिस में 2028 के ओलंपिक खेल भी होने हैं और माना जा रहा है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप करवाने के पीछे आईसीसी की कोशिश ये है कि 2028 के ओलंपिक खेलों से पहले अमेरिका में इंतजाम देख लिए जाएं। अमेरिका अभी आईसीसी का एक एसोसिएट सदस्य है और तेजी से वहां क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ रही है। अमेरिका के खिलाड़ी कई देशों में होने वाली लीग में पिछले कुछ सालों से हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए अमेरिका गए हैं, जिनमें भारत के उन्मुक्त चंद भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि आईसीसी ने ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करवाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें तेज कर दी हैं। ओलंपिक में T20 को शामिल किया जा सकता है और जरूरत पड़ी तो आईसीसी इसके लिए T10 मैचों को भी हरी झंडी दे सकता है। हालांकि आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट 10 ओवर वाले फॉर्मेट में नहीं होते, लेकिन T10 मैचों को आईसीसी पहले ही मंजूरी दे चुका है। मतलब ये है कि छोटे फॉर्मेट का क्रिकेट अब ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन सकता है। और ये जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि साल 1900 में जब पेरिस में ओलंपिक खेल हुए थे, तब उन खेलों में क्रिकेट शामिल था। उस वक्त केवल 2 टूर्नामेंट खेले गए और ब्रिटेन ने एक क्लब की टीम को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया था। लेकिन उसके बाद से क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में कभी भी जगह नहीं मिल पाई और अब माना जा रहा है कि 2028 के जो ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होंगे, उनमें क्रिकेट को जगह मिल सकती है। और 2028 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखकर ही अमेरिका को 2024 के T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है। 2024 में होने वाला क्रिकेट के T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर मेजबानी करेंगे और आईसीसी की मंशा इस टूर्नामेंट के जरिए ये देखने की है कि अमेरिका में क्रिकेट के इंतजाम कोई बड़ा टूर्नामेंट करवाने के लिए लायक है या फिर नहीं। हालांकि चर्चा यह भी है कि अगर ओलंपिक खेलों में T20 को शामिल नहीं किया जा सका तो क्रिकेट का सबसे नया फॉर्मेट जगह पा सकता है। मतलब 10-10 ओवरों वाली मैच जिन्हें आईसीसी पहले ही मंजूरी दे चुका है, उन्हें ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने पर वहां के प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। वहां के मेलबर्न में यह घटना हुई जहां भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया को तोहफे में दी गई महात्मा गांधी की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चिंता जताई और कहा कि इस तरह की घटना शर्मनाक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर है कि भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया के सामने यह मुद्दा उठाया गया है। विदर्भ की टीम सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में विदर्भ ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आरोप है कि गुजरात के भरूच में पैसों का लालच देकर आदिवासी समुदाय के करीब 100 परिवारों का धर्मांतरण करवाया गया। इन आरोपों के बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साथ ही इस मामले में विदेश से फंडिंग होने का भी शक जताया गया। जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम 25 नवंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। म्यांमार की सत्ता पर कब्जा जमाए बैठी सेना ने ऑंग सान सूची पर आरोप तय कर दिए। उन पर पिछले साल वहां हुए चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। माना जा रहा है कि ऐसा कर सेना उन्हें लंबे समय के लिए जेल भेज सकती है। राजस्थान में अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इनमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी हो सकते हैं, जो फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। सचिन पायलट के पद छोड़ने के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष पद डोटासरा के पास है। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में अशोक गहलोत के भाषण में भी इस बात के संकेत मिले। खुद गोविंद सिंह डोटासरा की बातों से भी लगा कि उनकी दिलचस्पी मंत्रालय से ज्यादा संगठन संभालने में है। संगठन का काम बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और निश्चित रूप से संगठन से ही सत्ता आती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ